हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन और विकास। ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम संसाधन क्या होता है, संसाधनों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और संसाधन का नियोजन कैसे किया जाता है, रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन हमारे आसपास उपलब्ध कोई भी वस्तु जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति करती है और जिसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी अवेलेबल है, उसे ही संसाधन कहते हैं। तो आज तक हम लोग ये परिभाषा पढ़ते आए हैं कि संसाधन वह वस्तु है जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति करता है, लेकिन अब इसमें थोड़ी चीज़ें और इंक्लूड हो जाएंगी कि संसाधन हमारे आसपास की वह वस्तु है जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति करती है और उसके साथ साथ उसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। इसके साथ ही जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी कि जिसके अंदर संभावना है आर्थिक रूप से खर्च होने की या अर्थव्यवस्था में हेल्प करने की, ऐसे संसाधनों को हम लोग, ऐसे पदार्थों को हम लोग संसाधन कहते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और इसमें ऐड होती है जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी जिसको हमारी संस्कृति मान्यता देती है। वही एसी हमारे लिए संसाधन है, लेकिन वही एयर कंडीशनर जो आदिवासी जनजातियां हैं उनके लिए संसाधन नहीं है, क्योंकि उनके सांस्कृतिक रूप से वो मान्य नहीं है। यानी उनके समाज में जो एयर कंडीशनर है वो सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं है, या ये कह सकते हैं कि उनके पास इतना ज्ञान नहीं है, उनका विकास इतना नहीं हुआ है कि उनकी संस्कृति उस एयर कंडीशनर को एडॉप्ट कर पाए। तो इसलिए अब जब हम संसाधन को परिभाषित करते हैं तो ये चारों चीज़ें मेन पॉइंट बन जाती हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन वह वस्तु है जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति करता है, जिसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, इकोनॉमिक पोटेंशियल जिसके अंदर है, और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य है, यानी कि कल्चरली जो हमारे लिए मान्य है, हम उसको कल्चरली एडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसी वस्तुओं को ही हम संसाधन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध कैसा है। यानी मानव किस तरीके से प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रकृति के साथ क्रिया करता है और अपने लिए कई तरह की संस्थाओं का निर्माण करता है और उस निर्माण के साथ ही अपनी आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। यानी मानव प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करता है और किस तरीके से उसको अपने अनुसार ढालना है, उसके लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है और उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वो प्रकृति के साथ क्रिया करता है और अपने लिए कई तरह की संस्थाएं निर्मित करता है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करता है, जैसे कि सड़कों का निर्माण करता है, विद्यालयों का निर्माण करता है, स्वास्थ्य सेवाएं, इस तरीके की कई सारी जो संस्थाएं हैं, कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको तैयार करता है और उनके माध्यम से वो आर्थिक विकास करता है। तो इस तरीके से ये अंतर संबंध होता है कि किसी भी स्थान में प्रौद्योगिकी का प्रकृति और संस्थाओं के बीच में ये अंतर संबंध होता है कि इंसान प्रौद्योगिकी के हेल्प से, यानी कि तकनीकी के हेल्प से, टेक्नोलॉजी के हेल्प से प्रकृति के साथ क्रिया करता है और संस्थाओं का निर्माण करता है और उसी के साथ अपना आर्थिक विकास करता है। इसके बाद देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण, कितने तरह के होते हैं ये संसाधन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संसाधन दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यानी वो संसाधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, और मानवीय संसाधन यानी वो संसाधन जो मानव रचित होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों को हम दो वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है नवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, नया कर सकते हैं दोबारा यूज़ करने के लिए। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनको हम नया नहीं कर सकते हैं। अब नवीकरणीय संसाधनों में दो तरीके के संसाधन होते हैं। एक सतत प्रवाह संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, जो हमेशा फ्लो में बने रहते हैं, जैसे पवन है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है, यानी इनको नया करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये अपने आप रिन्यू कर लेते हैं खुद को। दूसरा है जैव संसाधन, यानी जिसकी संख्या कभी
कम हो जाती है तो उसको हमको नया करने की, उसको रिप्रोड्यूस करने की, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं। जैसे वनस्पति अगर ख़त्म हो रही है तो हमको नया नया पेड़ पौधा वहाँ पे लगाना पड़ेगा। वन्य जीव हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो उनमें भी ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि उनका भी पुनरुत्पादन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्राकृतिक संसाधन में नवीकरणीय संसाधनों का ये प्रकार हो गया। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन यानी ऐसे संसाधन जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, जो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके के संसाधनों में दो तरीके के संसाधन आते हैं। एक हो गया पुनर्चक्रीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनको हम 2-4 बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है अचक्रीय संसाधन, जिनको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा कभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के संसाधनों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आते हैं, जिनको हम एक बार यूज़ करते हैं तो वो जल के ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो पुनः चक्रीय संसाधन हैं, जैसे जो धातुएं होती हैं, जैसे तांबे का बर्तन है या एल्युमिनियम का बर्तन हम बना लिए, बर्तन टूट गया, उसको फिर से पिघला के हम दोबारा उससे नया बर्तन तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं पुनर्चक्रीय। और जिनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, जो एक बार ख़त्म हो जाते हैं यूज़ करने के बाद, उसको हम कहते हैं अचक्रीय संसाधन, जिसमें जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे अचक्रीय संसाधनों में आते हैं। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं मानवीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो मानव निर्मित है, तो उसमें आती हैं संरचनाएं और संस्थाएं, जो मानव विभिन्न तरीके की जो सांस्कृतिक संरचनाएं निर्मित करता है, बस्तियां निर्माण कर रहा है, उद्योगों का निर्माण कर रहा है, नगरों का निर्माण कर रहा है, जो भी संस्थाएं बना रहा है उसके माध्यम से किस तरीके से विकास कर रहा है। और दूसरा उसकी गुणवत्ता और मात्रा, यानी जो भी चीज़ें मानवीय क्रियाकलाप कर रहा है कि उसकी मात्रा कितनी है और उसकी गुणवत्ता कितनी है, यानी कि हो सकता है वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है वो उतना क्वालिटी वाला ना हो। तो इस तरीके से मानवीय संसाधन का ये प्रकार है। अब इसके बाद देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे संसाधन। अब संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया उसके लिए कई सारी बेसिस हैं, तो एक एक करके हम सारे बेसिस के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं उत्पत्ति के आधार पे संसाधन कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे दो तरीके के संसाधन होते हैं, बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। आइए यहाँ देखते हैं जैव संसाधन किसे कहते हैं। जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसमें जीवन होता है, यानी जो सजीव होते हैं, ऐसे संसाधनों को हम जैव संसाधन कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, मछली, पक्षियाँ, ये सारे जो सजीव चीज़ें होती हैं वो जैव संसाधन कहलाती हैं। दूसरा है अजैव संसाधन, एबायोटिक रिसोर्सेज, यानी ऐसे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता है, ऐसे संसाधनों को हम निर्जीव संसाधन या अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे जितने भी प्राकृतिक गैस हैं या जो भी प्लास्टिक है, कागज़ है, गत्ता है, जितनी धातुएँ हैं, ये सभी निर्जीव संसाधन होते हैं, यानी इसमें जीवन नहीं होता है। तो उत्पत्ति के आधार पे दो तरीके के संसाधन हो गए, बायोटिक रिसोर्स जिसमें जीवन होता है और एबायोटिक रिसोर्स जिसमें जीवन नहीं होता है। दूसरा है समाप्यता के आधार पे संसाधन, यानी कि समाप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनको रीयूज़ कर सकते हैं, कितनी दिन में समाप्त होते हैं, उसके आधार पे दो तरीके के संसाधन होते हैं। पहला है रिन्यूएबल संसाधन, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी एक बार प्रयोग करने के बाद ये खर्च नहीं होते हैं। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल संसाधन, यानी एक बार प्रयोग करने के बाद ये खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं समाप्यता के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, रीन्यूएबल रिसोर्स, यानी ऐसे रिसोर्स जिनको हम अलग अलग जो क्रियाएं होती हैं, चाहे भौतिक क्रियाओं द्वारा या रासायनिक क्रियाओं द्वारा या जैविक क्रियाओं के द्वारा हम इसको रीन्यू कर सकते हैं, यानी कि ये समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि हम
इसमें थोड़ा बहुत क्षति करते हैं, लेकिन ये खुद को रीन्यू कर लेते हैं या मनुष्य द्वारा इसको रीन्यू कर दिया जाता है। यानी इसको रीन्यू करने के बाद, इसको नया करने के बाद हम फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, वन है, वन्यजीव हैं, ये सारे नवीकरण योग्य संसाधन हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। दूसरा हमारा वो संसाधन होता है जो अनवीकरणीय है। अब जो रिन्यूएबल संसाधन हैं उनको हम 2 टाइप में बांट सकते हैं। एक तो सतत प्रवाह संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो सतत रूप से बने रहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। दूसरी तरफ जैव संसाधन, जैसे वन और वन्यजीव, जो थोड़े बहुत क्षति होने के बाद प्रकृति उसको फिर से रीन्यू कर लेती है या मानव द्वारा उसको रीन्यू करा दिया जाता है। तो ऐसे संसाधनों को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। दूसरी तरफ आते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो अनवीकरणीय हैं, यानी कि जिसको हम नया नहीं कर सकते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल है, जो एक बार प्रयोग करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल संसाधन। इन संसाधनों की खासियत ये होती है कि ये संसाधन बहुत लंबी समय में तैयार होते हैं, इनको बनने में बहुत लाखों वर्ष लगते हैं। इसलिए जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते हैं वैसे वैसे ये ख़त्म हो जाते हैं और फिर से ये जल्दी बन भी नहीं पाते हैं। अब इस तरीके के संसाधनों में खनिज और जीवाश्म ईंधन आते हैं, जिसमें खनिजों को हम प्रयोग करके 2-4 बार प्रयोग करते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जीवाश्म ईंधन हैं, जिनको हम प्रयोग करते हैं तो वो तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी आधार पे इसको 2 भाग में बांटा गया। पहला है पुनर्चक्रीय संसाधन, जिसमें धातुएँ आती हैं, जिनको हम 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं रीन्यू कर करके। और अचक्रीय संसाधन, जिनको हम एक बार यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, हम इनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है स्वामित्व के आधार पे संसाधनों के प्रकार, यानी कि जो भी संसाधन हैं उस पर अधिकार किसका है, उसके आधार पे 4 प्रकार होते हैं। इंडिविजुअल संसाधन, यानी निजी संसाधन, जो किसी एक व्यक्ति का होता है या उसके परिवार का होता है। दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्स, यानी कि ऐसा संसाधन जिस पे किसी समुदाय का अधिकार होता है, किसी गांव का या किसी भी समुदाय का अधिकार होता है। तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज, यानी जिस पे किसी राष्ट्र का अधिकार होता है। और चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिस पे विश्व के हर देश का अधिकार होता है। अब इसको थोड़ा यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिस पे किसी एक व्यक्ति या उसके परिवार का अधिकार होता है, जैसे किसी की अपनी निजी भूमि है या उसका अपना मकान है, अपना बाग बगीचा है, तो वो व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन के अंतर्गत आता है। दूसरी तरफ सामुदायिक संसाधन, जिस पे किसी एक समुदाय का अधिकार होता है, किसी एक गांव का अधिकार होता है या किसी भी एक क्षेत्र का अधिकार होता है, जैसे उस क्षेत्र में उपस्थित हॉस्पिटल है या उस किसी गांव का चारागाह है, शमशान भूमि है, पार्क, तालाब, ये सारे सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी जिस पे किसी एक व्यक्ति या उसके परिवार का अधिकार नहीं होता है, बल्कि पूरे के पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ऐसे संसाधनों को हम कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। इसी में तीसरा टाइप देखते हैं हम राष्ट्रीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिस पे किसी एक देश का अधिकार होता है, ऐसे संसाधनों को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ये उस देश की सीमा के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी संसाधन होते हैं, जैसे उस देश की सीमा के अंतर्गत पाए जाने वाले सड़कें, रेल, खनिज, जल संसाधन, वन्यजीव, वन, ये सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, जिस पे किसी राष्ट्र का, किसी देश का अधिकार होता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिस पे किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, बल्कि उस पे विश्व के हर देश का अधिकार होता है। और ऐसे संसाधन किसी भी देश का जो तटीय सीमा होती है, उस तट रेखा से 200 समुद्री मील की जो दूरी होती है, जैसे यहाँ भारत का मैप दिखाया गया है, 200 समुद्री मील तक के बाहर का जो क्षेत्र होता है, वहाँ जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी भारत की तटीय सीमा रेखा से 200 समुद्री मील समुद्र के अंदर
200 समुद्री मील के बाद जो संसाधन होता है जल में या समुद्र में, वो संसाधन पे केवल भारत का अधिकार नहीं होता है, बल्कि उस पे विश्व के हर देश अपना अधिकार जता सकता है। शर्त ये है कि उसको जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं मैनेज करने के लिए, उनसे परमिशन लेना होगा, यानी उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से परमिशन लेके, सहमति लेके और इन संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है। यानी किसी भी देश की तटीय सीमा से 200 समुद्री मील के बाद जो समुद्र में संसाधन पाए जाते हैं, उनका उपयोग कोई भी देश कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से। इसके बाद देखते हैं विकास के स्तर के आधार पे संसाधन किस तरीके से, जो डेवलपमेंट लेवल होता है उसके आधार पे संसाधनों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं संभावी संसाधन, यानी पोटेंशियल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जिसके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो उपयोग किया जा सकता है इन फ्यूचर। यानी ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं लेकिन उनका हम सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी उसमें पोटेंशियलिटी है और ज़्यादा उपयोग करने की, लेकिन हम उस फुल पोटेंशियल से हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में जो पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा संभावना है, लेकिन अभी हम उसका बहुत ही कम मात्रा उपयोग कर रहे हैं, अभी हम उसका पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन कहते हैं, यानी ऐसे संसाधन जिसमें आगे और ज़्यादा उपयोग होने की संभावना है। इसके बाद है विकसित संसाधन, यानी डेवलप्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो पूरी तरीके से डेवलप है, जिनकी मात्रा निर्धारित है, जिनकी गुणवत्ता निर्धारित है, जिनके बारे में हम पूरे तरीके से जानते हैं, जो पूरी तरीके से डेवलप है, जिसको हम भली भांति उपयोग भी कर रहे हैं। जैसे हमारे जो जीवाश्म ईंधन हैं वो इसी तरीके के विकसित संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप है भंडार संसाधन, स्टॉक रिसोर्सेज, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो भंडार में हैं लेकिन हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम उसका उपयोग कर सकें। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, संसाधन तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका उपयोग कर सकें। जैसे जो जल है वो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो ज्वलनशील गैसें हैं जिनका हम उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए कर सकते हैं, लेकिन जल के इन दो ज्वलनशील गैसों का उपयोग हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास उनको यूज़ करने के लिए प्रौद्योगिकी नहीं है। तो ऐसे संसाधनों को भंडार संसाधन कहते हैं। और चौथा संसाधन है संचित कोष, रिजर्व रिसोर्सेज, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो भंडार का ही एक हिस्सा है लेकिन उसका हम उपयोग कर सकते हैं दूसरी तरीके से, यानी कि उस संसाधन भंडार का ही हिस्सा होने की वजह से जो भी उपलब्ध प्रौद्योगिकी है हमारे पास, हम उसका उपयोग करके थोड़ा बहुत उसका यूज़ कर सकते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। जैसे वही जल जिसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उपयोग करने के लिए, उससे ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है, लेकिन उसी जल संसाधन से हम जल विद्युत उत्पादन टरबाइन लगा के उसकी स्पीड की वजह से हम उसकी स्पीड का यूज़ करके हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। यानी हमारे पास केवल टेक्नोलॉजी उसकी स्पीड को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की है, तो इसलिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो संचित कोष में आता है। जबकि वही हमारे पास जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ऊर्जा उत्पादन का नहीं है टेक्नोलॉजी, तो वो वही जल भंडार में भी आता है। इसके बाद हम देखते हैं एक नई हेडिंग है संसाधन विकास, रिसोर्स डेवलपमेंट। सबसे पहले देखते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट कहते किसको हैं। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग को
प्रतिबंधित करके वैज्ञानिक तरीके से उसका उपयोग किया जाए और साथ ही साथ वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग करके हम भविष्य के लिए संसाधन उपलब्धता को सुनिश्चित करें। इसी को संसाधन विकास कहते हैं। यानी कि जो संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम कम मात्रा में यूज़ करें और अल्टरनेट रिसोर्सेज हम यूज़ करें। जो भी अल्टरनेट संसाधन हैं, जो भी वैकल्पिक संसाधन हैं, उसको हम विकसित करें और उसका यूज़ करें। और इस तरीके से वैकल्पिक संसाधन भी अवेलेबल होंगे हमारे भविष्य के लिए, और जो संसाधन हैं उनको हम जब बचा के रखेंगे तो वो भी हमारे भविष्य के लिए बचे रहेंगे। इसी को हम कहते हैं संसाधन विकास, रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि किस तरीके से मानव के द्वारा जो संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है उसके कारण किस तरीके से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम बहुत सारा संसाधन यूज़ करें और बहुत सारा पैसा कमा लें, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास पैसे का हम धनी हो जाएंगे, हमारा विश्व पे कब्जा होगा, हमारा लोगों के बीच में एक रौब होगा। तो कुछ व्यक्तियों की वजह से ही संसाधनों का बहुत तेज़ी से ह्रास हो रहा है। यानी कि लोगों की लालच की वजह से, ये नहीं है कि आवश्यकता की पूर्ति की वजह से संसाधनों का ह्रास हो रहा है, बल्कि लोगों की लालच की वजह से संसाधनों का ह्रास हो रहा है। अब ये संसाधन जो अवेलेबल हैं वो जो धनी लोग हैं या जो प्रभावशाली लोग हैं, ऐसे लोगों के पास ज़्यादा जाता है, और जो इनको ज़रूरत है उनके पास संसाधन रहता ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो समाज है, इन संसाधनों के इस तरीके से अविवेकपूर्ण उपयोग की वजह से हमारा जो संसाधन है वो केवल उन व्यक्तियों के पास जा रहा है जो प्रभावशाली हैं, जो पैसे बनाना चाहते हैं उन संसाधनों से। तो इस तरीके से हमारा जो समाज है वो इस संसाधनों के अविवेकपूर्ण वितरण की वजह से दो भागों में बट गया है। एक अमीर जो संसाधनों से संपन्न है, और एक वो वर्ग है जो गरीब है, जिसके पास आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी संसाधन नहीं है, यानी जो संसाधनों से हीन है। तो एक तो संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग की वजह से संसाधनों का ह्रास हो रहा है, संसाधन खत्म हो रहे हैं। दूसरी तरफ अविवेकपूर्ण उपयोग की वजह से जो हमारा समाज है वो दो भागों में, अमीर और गरीब में बट गया है, और धीरे धीरे ये खाई बढ़ती जा रही है, गैप बढ़ता जा रहा है। वहीं तीसरा प्रभाव क्या है कि इन संसाधनों के बहुत ज़्यादा उपयोग की वजह से विश्व स्तर पे जो जलवायविक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, और इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है, भूमि खराब हो रही है, हमारा पर्यावरण चाहे वो जल हो, वायु हो, हर तरीके से प्रदूषित हो रहा है, एसिड रेन शुरू हो जा रहे हैं। इस तरीके से हमारे संसाधनों के इस तरीके से अविवेकपूर्ण उपयोग करने की वजह से जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो भी पोल्यूटेड हो रहा है, और बहुत सारी जो ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वो शुरू हो जा रही हैं। तो इस तरीके से संसाधनों का जब हम अंधाधुंध प्रयोग करते हैं तो ये तीन समस्याएं, मुख्य रूप से ये तीन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब इन समस्याओं का हम सलूशन कैसे करेंगे? तो इन समस्याओं का एक ही सलूशन है, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। अब सबसे पहले देखते हैं कि सतत पोषणीय विकास है क्या। तो सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जो लगातार चलता रहता है। ये एक ऐसा विकास है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त ये भविष्य की जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधनों को बचा के रखता है। यानी कि वर्तमान की जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति को भी ध्यान रखता है। और अब देखते हैं, तो इस तरीके से हम सतत पोषणीय विकास को हम कह सकते हैं कि सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जो लगातार चलता रहता है, जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को भी पूरा करता है, और भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी भी आवश्यकता पूर्ति का ध्यान रखते हुए संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करता है कि हमारा पर्यावरण का भी नुकसान न हो, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित ग्रीन रहे।
अब देखते हैं कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले विश्व स्तर पर एक सम्मेलन हुआ था 1992 में 1992 में, जिसको कहा गया रियो डी जेनेरो सम्मेलन। रियो डी जेनेरो सम्मेलन इसलिए कहा गया क्योंकि इस सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में किया गया था। रियो डी जेनेरो शहर हम देख सकते हैं, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ये येलो कलर से ब्राज़ील दिखाया गया है और इसी ब्राज़ील में यहाँ पे छोटा सा एक शहर है रियो डी जेनेरो। इसी शहर में हुआ था सबसे पहले ये सम्मेलन, जो विश्व स्तर पे जो पर्यावरणीय समस्याएं हो रही थीं उनको देखते हुए किस तरीके से हम पर्यावरण को संरक्षित रखें, किस तरीके से हम सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए रियो डी जेनेरो जो सिटी है वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था जिसमें विश्व के लगभग 200 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था और इसका आयोजन वही रियो डी जेनेरो में किया गया था, इसीलिए इसको रियो डी जेनेरो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया था। इस सम्मेलन में कुछ बातें रखी गई थी जो 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने की बात करती थी। उन बातों को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए था, इसीलिए इसको कहा गया एजेंडा 21, जिसका जो एक ऐसी कार्यसूची है जिसका उद्देश्य था कि सबका हित हो, यानी कि विश्व में कोई भी छोटा बड़ा या गरीब अमीर ना हो, बल्कि सबके लिए जो संसाधन का वितरण है वो डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वल हो, ताकि सबका समान हित हो, यानी कि सबको समान लाभ पहुँचे। उसके अलावा सबकी आवश्यकता की पूर्ति हो और सब एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जिम्मेदार बने और उसके साथ साथ विश्व स्तर पर हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए पर्यावरण की जो क्षति हो रही है उसको बचाएं, गरीबी को रोकें और लोगों को रोग मुक्त बनाने की कोशिश करें। यानी कि कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि विश्व स्तर पे एजेंडा 21 सतत पोषणीय विकास का मुख्य लक्ष्य लेके तैयार किया गया था, जो 21वीं शताब्दी के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसको एजेंडा 21 कहा गया। इसके बाद आते हैं संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले प्लानिंग का मतलब ही होता है कि कोई भी हमको लक्ष्य पाना होता है, कोई गोल अचीव करना है, उसके लिए हम किस तरीके से काम करें उसके लिए एक हम प्लानिंग करते हैं। तो उसी तरीके से हम जो संसाधन हैं किस तरीके से हम उनका उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। यानी कि संसाधनों का विकास करके सतत पोषणीय विकास का जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए किस तरीके से हम संसाधनों को यूज़ करें, उसी को कहते हैं संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि संसाधन नियोजन की ज़रूरत क्यों होती है, क्या उसका महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है, या उसका क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, उसका क्यों करते हैं हम संसाधन नियोजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए ही हमको नियोजन की ज़रूरत होती है। यानी जैसे हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं ताकि हम जो समय हमारे पास है उसको हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें, उसी तरीके से संसाधन नियोजन भी, जो हमारे पास संसाधन हैं उनको हम सही ढंग से उपयोग कर सकें, उसके लिए हमको संसाधन नियोजन या रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अब रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत इसलिए होती है कि जो हमारा भारत जैसे देश हैं जहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता तो बहुत है लेकिन उसमें विविधता है। कई जगह कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा संसाधन है और वहीं दूसरे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ संसाधनों की कमी है। जैसे हम देख सकते हैं झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, वहीं जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख रीजन है वहाँ पे संसाधनों की बिल्कुल कमी है।
अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, वहाँ पे जल संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में है। ब्रह्मपुत्र नदी, दिहांग, दिबांग नदियाँ स्थित हैं, तो जल संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन फिर भी वहाँ विकास नहीं हुआ है। उसी तरीके से हम देखते हैं राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की बहुत ज़्यादा अधिकता है, लेकिन वहीं जल संसाधनों की वहाँ कमी पाई जाती है। जम्मू कश्मीर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर्यटन का विकास बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि स्थलाकृतियाँ वहाँ बड़ी अच्छी हैं, क्लाइमेट वहाँ अच्छा है, लेकिन अन्य जो संसाधन है वहाँ उसकी कमी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे पास संसाधन हैं वो इतने विविध तरीके के हैं, उसके लिए हमको नियोजन की ज़रूरत होती है। संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, उसको रोकने के लिए हमको नियोजन की ज़रूरत होती है। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग की वजह से जो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको कम करने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। उसके अलावा जो संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है, उसको रोक करके सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र लेवल पे या प्रांत लेवल पे या किसी प्रदेश में या स्थानीय स्तर पे संतुलित विकास हो सके, यानी संसाधनों का जो वितरण है वो संतुलित हो, विकास संतुलित हो, इसके लिए ही हमको संसाधन नियोजन यानी रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं कि भारत में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। तो जो भारत देश है हमारा, वहाँ पे संसाधनों में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, तो उसका वितरण और आर्थिक जो विकास हो रहा है उसमें भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। इसलिए भारत में संसाधन नियोजन के जो 3 स्टेजेस हैं, 3 सोपान हैं, चरण हैं, उनको अपनाया जाता है। तो सबसे पहला चरण है कि देश में कहाँ कहाँ कौन कौन से संसाधन हैं उनकी पहचान करना, उनकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित करना, उसका एक अनुमान लगाना और उसके हिसाब से एक लिस्ट तैयार करना, एक सूची तैयार करना, एक तालिका तैयार करना और सर्वे करके और उसका एक मानचित्र तैयार करना उस क्षेत्र का कि किस एरिया में अधिक संसाधन है, किस एरिया में कम संसाधन है, किस एरिया में कौन से संसाधन है और किस एरिया में कौन से संसाधन अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से पहले चरण में सर्वे करना, सर्वे करके उनकी मात्रा, उनकी गुणवत्ता यानी उनकी क्वांटिटी क्वालिटी का एक अंदाज़ा लगा के उसका लिस्ट बनाना और उस बेस पे मैपिंग तैयार करना, मैप तैयार करना। दूसरा है कि संसाधन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, लोगों को ट्रेंड करना और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना, ताकि हम संसाधनों का सही ढंग से उपयोग कर सकें। तीसरा है कि जो भी राष्ट्र स्तर की जो विकास योजनाएं चल रही हैं, उससे संसाधन का विकास करने के लिए जो हम योजनाएं लागू कर रहे हैं, उन दोनों में समन्वय स्थापित करना। यानी किसी एरिया में अगर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है, तो वहाँ किस तरीके से हम संसाधन विकास कार्यक्रम को चलाएंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे, तो दोनों का समन्वय करना, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के और तब योजनाओं को लागू करना, ताकि सही से संसाधनों का विकास हो सके और देश और उस क्षेत्र का आर्थिक विकास सही से हो सके। इसके बाद आते हैं संसाधन संरक्षण, रिसोर्स कंजर्वेशन। किस तरीके से हम संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों को बचा के रखना और नए जो वैकल्पिक संसाधन हैं उनकी खोज करना। यानी जो संसाधन पहले से हैं उनको बचा के रखना और जो नए संसाधन हैं उनकी खोज करना। तो संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जिनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, जो अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल हैं और एक बार प्रयोग करने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हमको बचा के रखना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति भी हो सके। इसके अलावा संसाधन संरक्षण संसाधनों को दुरुपयोग से बचाते हैं ताकि हमारा जो आर्थिक विकास है वो लंबे समय तक हो सके, सतत पोषणीय विकास हो सके। इसके अतिरिक्त संसाधनों का संरक्षण करके हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। यानी कि संसाधनों को जब हम संरक्षित करेंगे, कम उपयोग करेंगे, विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, तो हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा, कम प्रदूषित होगा, तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रह सकता है। अब लास्ट देखते हैं कि संसाधन संरक्षण को लेके गांधी जी के विचार क्या थे। गांधी जी ने कहा था कि संसाधन किसी भी समाज में पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं है।
यानी उनके कहने का मतलब ये था कि हमारे पास संसाधन लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए है, लेकिन लोगों की लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने संसाधनों के विकास पे जोर दिया है, न कि उसके शोषण पे। उनका मानना था कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की वजह से संसाधनों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। उसकी जगह अगर हम जन समुदाय के द्वारा उसका उत्पादन करें लंबे समय में, तो बहुत मतलब पर्यावरण को हम सतत पोषणीय विकास की तरफ ले जा सकते हैं। हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रह सकता है। यानी कि संसाधनों को अगर हम केवल आवश्यकता की पूर्ति के लिए करें तो ठीक है, लेकिन किसी की लालच की पूर्ति करने के लिए अगर संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है तो वो निश्चित ही किसी देश को, किसी समाज को, पर्यावरण को नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भी दें, जिससे हमें ये पता चलता है कि वीडियो कितना और इम्प्रूव करना है या क्या क्या चीज़ें और इसमें ऐड करनी है। थैंक यू।